हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो हम मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कुछ मेसोपोटामिया के बारे में बताया, कैसी वहाँ ज्योग्राफी होती थी। हमने अर्बनिज्म का कंसेप्ट देखा था, है ना। श्रम का विभाजन हुआ था, वर्क का हेड, एक मूर्ति मिली थी, सब हमने जाना था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, और टॉपिक है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। तो जब हमने देखा कि मेसोपोटामिया में अर्बन डेवलपमेंट शुरू हुआ, अर्बनिज्म, लोग शहरी जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है शहर में कृषि के अलावा बाकी कार्य भी होते होंगे, है ना। तो वहाँ पे ट्रेडिंग भी होती होगी, सामान भी आता होगा बाकी जगह से। तो वो सिटीज़ में मूवमेंट कैसे होता था गुड्स का, शहरों में सामान कैसे आता था। अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करूं तो मेसोपोटामिया फूड के रिसोर्सेज में तो बहुत अच्छा था, लेकिन मिनरल के रिसोर्सेज में बहुत कम था। मतलब सदर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया के, साउथ के रीजन की बात करूं, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा मिनरल्स नहीं थे। हाँ, फूड काफ़ी था, फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे मेसोपोटामिया में, लेकिन मिनरल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे। जैसे कि वहाँ पे स्टोन्स उतने नहीं होते थे, स्टोन बहुत कम थे। तो सील्स बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए स्टोन की कमी होती थी। स्टोन तो कम थी ही, उसके साथ साथ पॉपुलर भी नहीं था उतना। पॉपुलर भी एक चीज़ होती थी। पॉपुलर जैसे कार्ट व्हील्स में काफ़ी यूज़ होता था, ये व्हील कार्ट्स, बुलक कार्ट्स में यूज़ होता था। तो पॉपुलर भी उतना नहीं हो पाता था। उसके साथ साथ वुड वुड नहीं हो पाता था। जो लकड़ी है, खासकर इराकी डेट पाम की, किसकी, इराकी डेट पाम एक पेड़ था, तो उसकी लकड़ी भी, वुड भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थी। और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें मेसोपोटामिया में लैक करती थी, नहीं हो पाती थी। तो ये सारी चीज़ें वो ट्रेडिंग के द्वारा अपने यहाँ लाते थे, क्योंकि खाना बहुत था यहाँ पे, फूड रिसोर्सेज बहुत थे। तो ये क्या करते थे, मेसोपोटामियंस क्या करते थे, ईरान और टर्की और कुछ गल्फ़ कंट्रीज़, यहाँ से सारा सामान लाते थे। ईरान, टर्की, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ भी थी। तो इन जगह से ये सारा सामान अपने यहाँ लाते थे और इन इन एरियाज़ को अपना फूड रिसोर्सेज देते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज बहुत था, अबंडेंस में था, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज की कमी थी। और यहाँ पे ईरान, टर्की, गल्फ़ में यहाँ पे फूड रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें, मिनरल रिसोर्सेज बहुत थे। तो ये क्या करते थे, एक्सचेंजेस करते थे। मेसोपोटामियंस अपना फूड रिसोर्स इनको देते थे, और ये लोग, ईरान, टर्की और गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग, अपना मिनरल रिसोर्स इन मेसोपोटामियंस को देते थे। तो ऐसे यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। अब जब ट्रेडिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन भी तो अच्छा होना चाहिए भाई। जिस रूप से आप ट्रेड करना चाह रहे हो, आप बुलक कार्ट से या पैदल चल के ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, या वाटर के द्वारा ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो जो मीडियम है, जो साधन है, वो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग बहुत अच्छे करते थे, और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना ज़रूरी है, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना ज़रूरी है। तो मेसोपोटामियंस के जो लोग होते थे, ये ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते थे, ये वाटर के द्वारा करते थे। किसके द्वारा करते थे, वाटर के द्वारा ज़्यादातर ट्रेडिंग करते थे। हाँ, वाटर के द्वारा, जैसे हमने डिस्कस करा था, वहाँ पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस की रिवर्स थे ना, तो उसके द्वारा ये ट्रेडिंग करते थे और सामान का एक्सचेंजमेंट करते थे। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी क्लियर हुआ होगा। तो ट्रांसपोर्ट होता था, क्योंकि अगर ये लैंड रूट से ट्रेडिंग करते, जैसे एनिमल्स के द्वारा कुछ ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके बैग में सामान ले जाके करते, तो एनिमल को फीड कराने में, उनको खिलाने में काफ़ी टाइम लगता, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस उनको देना पड़ता ना, काफ़ी खर्चा भी हो जाता, उनका रिसोर्सेज भी स्कार्स हो जाते। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट में वाटर सबसे चीपेस्ट था, सबसे अच्छा इनको सूट करता था, तो वाटर के द्वारा जो है ट्रेडिंग करते थे, बोट्स बनाते थे और वाटर के द्वारा ये ट्रेडिंग सिस्टम करते थे।
तो ये ट्रेडिंग में आता है और ये अर्बनिज़म का ही एक मेन कंसेप्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी चाहिए होता था कि कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है। तो उसके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी ज़रूरी थी, है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी ज़रूरी थी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ही होती थी, है ना। कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे कि कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, कैसे कनेक्शंस, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन रहे हैं। तो सारी चीज़ें ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखती थी। तो ऐसे मूवमेंट होता था गुड्स का सिटीज़ में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे ये सिटी लाइफ जो है हमने डिस्कस करा, सिटी लाइफ कंप्लीट होता है। अब हम राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लेखन शैली थी, जो उनका राइटिंग का सिस्टम था, बहुत प्रॉस्पेरस था। आज भी क्या है उस राइटिंग सिस्टम में ऐसा जो आज भी हम हिस्ट्री में इस न्यू सेंचुरी में इनके राइटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि इनका राइटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इमेंस इम्पोर्टेंस रखता है। आइए इनके राइटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करें। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अर्बनिज्म का कंसेप्ट देखा। अब हम राइटिंग सिस्टम को देखेंगे। राइटिंग सिस्टम, क्योंकि मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत इन्फ्लुएंस है। आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ इनके राइटिंग सिस्टम से इन्फ्लुएंस हुई है। मतलब इनका राइटिंग सिस्टम कुछ ऐसा डेवलप हुआ कि आज भी इस 21 सेंचुरी में हम इनके राइटिंग सिस्टम को जो है पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं इनके राइटिंग सिस्टम की। हम सब जानते हैं कि जितनी भी सोसाइटी होती है, जितना भी समाज होता है, हर एक सोसाइटी में राइटिंग होती है, तभी तो हम कन्वर्सेशन एक दूसरे से कर सकेंगे। तो हम राइटिंग में क्या करते हैं, हम बेसिकली एक वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना। अगर हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो एक वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, हम कुछ साउंड स्पीक करते हैं और उन साउंड्स को कुछ मतलब होता है, फिर सेकंड पर्सन उसका रिप्लाई भी बाय साउंड के द्वारा में देता है। तो अभी साउंड जो हम स्पीक करते हैं, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट होती होगी ना, कोई राइटिंग मैटर होता होगा, तभी तो उसके बेसिस पे हम कुछ कह पाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ थी। यहाँ पे एक राइटिंग जो था इनका इस स्क्रिप्ट के फॉर्म में था। एक मतलब इन्होंने यूनिफॉर्म सा सिस्टम डेवलप करा था जिसके बेसिस पे ये बातचीत करते थे। तो राइटिंग में इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यूनिफॉर्म लैंग्वेज यहाँ पे होती थी। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? बेसिकली यूनिफॉर्म लैटिन वर्ड से बना है, दो लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। एक है क्यूनियस और एक है फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब होता है वेज और फॉर्मा का मतलब होता है शेप से। तो जो उनका राइटिंग सिस्टम था वो वेज शेप का होता था। यूनिफॉर्म सिस्टम ये फॉलो करते थे, राइटिंग जो है यूनिफॉर्म उसमें थी। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप, मतलब ये ना कुछ सिंबल्स के फॉर्म में अपना राइटिंग सिस्टम स्टैब्लिश करते थे। तो यूनिफॉर्म मतलब वेज शेप। आपने कील देखी होगी, तो कील के तौर पे ये क्या करते थे, कील जैसा शेप बनाते थे, ऐसे ही साइन से अपने राइटिंग को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये लिखते कैसे थे? जैसे आज तो हम पेपर्स में लिख रहे हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है ना रिसोर्सेज के तौर पे। उस टाइम पे पेपर नहीं बना था, हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत एंशिएंट स्टोरी है। तो ये क्या करते थे, क्ले टैबलेट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? क्ले टैबलेट्स बनाते थे। तो मिट्टी का एक टैबलेट होता था, है ना, गीली मिट्टी से एक टैबलेट बनाते थे और उसमें लिखते थे। तो ये टैबलेट कैसे बनता था? तो टैबलेट को बनाने के लिए एक स्क्राइब होता था। कौन होता था? एक स्क्राइब। एक स्क्राइब होता था। स्क्राइब बेसिकली एक पर्सन होता था, इसको स्पेशली अपॉइंट करा जाता था। उसका वर्क ही ये होता था, उसका प्रोफेशन ही क्ले टैबलेट बनाना होता था। काफ़ी अच्छा इसको रिसोर्सेज मिलते थे, काफ़ी कुछ इसको स्क्राइब को मिलता भी था। तो स्क्राइब क्ले टैबलेट बनाता था। स्क्राइब क्या करता था, जैसे गीली मिट्टी होती है, वेट क्ले होता है, उसको एक रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्म में कर देता था, मतलब उतना कि हाथ में आ जाए, ऐसा कुछ बना लेता था। फिर वो क्या करता था, एक कट मारता था ऑब्लिकली, थोड़ा सा टेढ़ा सा साइड से कट मारता था। मतलब आप कुछ ऐसा समझो कि ये आपका क्ले टैबलेट हो गया, फिर थोड़ा सा ऑब्लिकली सा कट ऐसे मारता था, यहाँ से कट कर देता था, ताकि साइड का जो पोर्शन है वो लगे ना हाथ में, ब्लीडिंग ना हो, चुभे ना। तो कट करता था, फिर उसको एक ऐसे टैबलेट के फॉर्म में लाता था।
फिर जब मिट्टी गीली होती थी, उस गीली मिट्टी में वो क्या करता था, शेप्स बनाता था, इस यूनिफॉर्म शेप्स है ना, वह शेप यूनिफॉर्म शेप बना लेता था। तो इस टैबलेट में, इस गीली मिट्टी में क्या करता था, यूनिफॉर्म शेप्स को बना लेता था। कैसे, जैसे कि कुछ भी बना लिया, जैसे ऐसा कुछ वो बनाते थे, ऐसा कुछ शेप यूनिफॉर्म सा ना वो बना देते थे, थोड़ा सा ही ऐसा कुछ टैबलेट बनाते थे। फिर जब ये बन जाता था, सब इसको धूप में सुखाते थे, और जब सूख जाता था तो आपका क्ले टैबलेट तैयार हो जाता था। फिर सूखने के बाद दोबारा इसको हम नहीं छेड़ सकते थे। तो ऐसा कुछ क्ले टैबलेट बनता था। मैंने आपको बता दिया, स्क्रिप्ट इनकी यूनिफॉर्म सी होती थी, यूनिफॉर्म लैंग्वेज होती थी, वह शेप है ना, कील के शेप की लैंग्वेज को यूज़ करते थे। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। हमने आई थिंक डिस्कस भी करा है सुमेरियन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होती थी इनकी सुमेरियन। और जो क्ले टैबलेट्स है, ये क्ले टैबलेट्स पहली बार कब आए, पहली बार आए थे लगभग 3200 BCE, 3200 ईसा पूर्व के लगभग पहले ये क्ले टैबलेट्स आए। फिर सुमेरियन लैंग्वेज आई 2600 BCE तक, ऐसी सुमेरियन चली, 2600 ईसा पूर्व तक सुमेरियन का लैंग्वेज था। फिर 2400 BCE में आते आते, 2400 BCE में आते आते अकेडियन लैंग्वेज आ गई। कौन सी लैंग्वेज आ गई, अकेडियन लैंग्वेज आ गई। देखो ये आप ना रूलिंग की जो डायनेस्टी है, जो रूलिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जैसे मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरियंस ने रूल करा, तो पहली लैंग्वेज सुमेरियन आ गई। उसके बाद अकेडियंस आए रूल करने हैं, तो अकड़ की लैंग्वेज आ गई। तो 2400 BC में कैडियन लैंग्वेज भी आ गई, और ये लैंग्वेज मतलब 2000 सालों तक चली ये स्क्रिप्ट में। 2000 ईयर्स लगभग 2000 सालों तक ये लैंग्वेज ऐसे चलती रही, अकेडियन लैंग्वेज। तो आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, जो क्ले टैबलेट्स है, कहाँ कहाँ यूज़ होता था। अच्छा, तो क्ले टैबलेट हो गया, उसमें यूनिफॉर्म से शेप बनते थे, वैश शेप, कील के शेप की, है ना, ये सब हो गया। अच्छा, अब इन क्ले टैबलेट्स का कहाँ पे यूज़ होता था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेसोपोटामियंस थे वो इन्हीं में लिखते थे, इन्हीं क्ले टैबलेट्स में लिखते थे। और जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, जो आपके बुक्स में मेसोपोटामिया की इन्फॉर्मेशन मेंशन है, वो सारी चीज़ें हमें क्ले टैबलेट से ही मिली है। अगर ये क्ले टैबलेट नहीं होते तो हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना नहीं जान पाते, हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम डार्क फेज में होते। तो ये क्ले टैबलेट्स ही है जो हमें मेसोपोटामिया की हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, तो इन क्ले टैबलेट्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता था। पहली बात, ये राइटिंग में यूज़ होते थे, है ना, राइटिंग में काफ़ी यूज़ होते थे। अब हमने बात करी थी इससे थोड़ी देर पहले कि क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी, है ना, तो ट्रांजैक्शंस होते थे ना, पैसों का, पैसे तो खैर क्या होते थे, ट्रांजैक्शन, कुछ भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो ट्रांजैक्शंस होते थे। तो एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि उसने इतना दिया है, उसने इतना दिया है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो कल के दिन वो पर्सन कह सकता है ना कि भाई मैंने तो नहीं पे करा है, मैंने तो पे कर लिया, जबकि उसने पे करा हुआ है। मतलब सपोज दैट आप ये समझो, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हुआ है, ठीक है, किसी ने स्टोन्स मंगाए हैं, तो दूसरा पर्सन उसको स्टोन दे देता है और ट्रांजैक्शन नहीं देता है, वो जो पर्सन जो मंगा रहा है स्टोन। तो अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो कल के दिन कह सकता है ना कि भाई मैंने तो पैसा दिया है, मैंने तो ट्रांजैक्शन करा, जबकि उसने एक्चुअल में नहीं करा है। तो ये सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड के फॉर्म में रहेंगी तो क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो ये सब कुछ क्या होता था, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड में रखने के लिए क्ले टैबलेट्स का यूज़ होता था। तो ये ट्रांजैक्शंस में काम आते थे। तो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने में इन क्ले टैबलेट्स का यूज़ होता था। और जैसे कोई राजा है, जैसे पहले उसने काफ़ी कुछ काम करा है, तो उसके काम को प्रिजर्व करने के लिए भी इनका यूज़ होता था। जैसे किंग कोई चेंजेस कर रहा है, कोई ज़मीन के उस पे लॉस पे कोई चेंज कर रहा है, तो क्ले टैबलेट्स का यूज़ होता था। तो इन सारी चीज़ों में क्ले टैबलेट्स का यूज़ हुआ करता था। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे। तो ये हमने राइटिंग के बारे में जाना। अब हम इसका यूजेस भी हमने देख लिया, अब लिटरेसी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब आता है नया टॉपिक जो कि है लिटरेसी। अब बात ये आती है कि मेसोपोटामियंस कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि हमने देखा ना कि जो ये सिंबल्स होते थे, जो मेसोपोटामिया यूनिफॉर्म सिंबल्स के तौर पे सीखते थे, उसके तौर पे लैंग्वेज डेवलप हुई। और मैं आपको एक और बात बता दूं
पढ़ना लिखना बहुत टफ होता था, क्योंकि हमने बात करी थी ना कि यूनिफॉर्म सिंबल है ना, केल के तरीके के सिंबल्स की इनकी लैंग्वेज होती थी, और हज़ारों में, ये 100 में इनकी संख्या थी जो सिंबल्स थे ना, जो मेसोपोटामियन टैबलेट्स में जो लिखा करते थे ये। तो जो लिखा करते थे कॉम्प्लेक्स होता था, इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी, जो लिपि होती थी, बहुत ही ज़्यादा टफ होती थी। तो याद करना तो था ही टफ काम, लेकिन उनको मेमोराइज करना और भी ज़्यादा टफ काम था। तो जो स्क्राइब होता था, जो ये टैबलेट्स बनाता था, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होता था, क्योंकि जो सिंबल्स होते थे 100 की क्वांटिटी में तो होते ही थे, लेकिन कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती थी, तो इनको याद करना भी बहुत टफ काम था जो स्क्राइब करता था। तो स्क्राइब के लिए हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था, तो बहुत टफ होता था उस ज़माने में लैंग्वेज को सीखना। इसलिए बहुत ही कुछ लोग मेसोपोटामिया में ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो राजा होता था वो अशिक्षित ही होता था, मतलब पढ़ लिख नहीं पाता था। अगर बाई चांस कोई राजा पढ़ लिख सकता है तो काफ़ी ब्रेवरी के तौर पे वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता था, मतलब लोगों को बताता था कि देखो मुझे पढ़ना लिखना आता है, मुझे पढ़ना लिखना आता है, तो फैलाता था इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी लिटरेसी का केस है, मतलब मिनिमम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उनकी लैंग्वेज थी बहुत टफ होती थी उस केस में, और बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्म साइंस भी होते थे, और बहुत सारी क्वांटिटी में साइन होते थे, है ना। सुमेरियन के साइन थोड़े अलग थे, अकैडियन के यूनिफॉर्म सिंबल अलग थे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, तो पढ़ना लिखना बहुत टफ होता था। अच्छा, इसके बाद आता है, लिटरेसी के बाद अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। बेसिकली ये है, आप कह सकती हो यूजेस ऑफ राइटिंग में, आप कह सकते हो ये यूजेस ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग का जो यूज हुआ है ना, बेसिकली कहाँ हुआ है, तो एक जो शहरी जीवन है, जो व्यापार है, ट्रेड, और जो राइटिंग है, जो लेखन शैली है, इनके बीच एक बहुत अच्छा सा संबंध है, एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन जो है दिखाया गया है। एक लंबी सी सुमेरियन एपिक पोयम है। सुमेर हमने देखा ना, सुमेरियन सबसे पहले आए थे, तो सुमेरियन कल्चर में, उनकी संस्कृति में एक बहुत लंबी सी पोयम है, सुमेरियन पोयम है, एक सुमेरियन एपिक पोयम आप कह सकते हो। जैसे हमारे एपिक्स कौन कौन से हैं, हमारे रामायण है, महाभारत है, तो वैसे ही सुमेरियन एक एपिक पोयम थी। उस एपिक पोयम में, उस लंबी सी पोयम में इस कनेक्शन को जो है दिखाया गया है। एक्चुअली में क्या है, एक शहर था, शहर का नाम था उरुक, शहर का नाम था उरुक। अभी हम उरुक के बारे में डिस्कस करेंगे। उरुक जो है मंदिर के पास है, डेवलप हुआ था, तो पूरा हमें उरुक के बारे में जानना है अभी। तो अभी आगे वाले वीडियोस में उरुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक शहर था उरुक, और उस उरुक शहर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एनमरकर। क्या नाम था उस राजे का, किंग एनमरकर, एनमरकर। तो उरुक शहर था, ये उरुक शहर साउथ में था, ठीक है, मेसोपोटामिया के साउथ के एरिया में था, ये आपने ध्यान रखना है। और इस उरुक शहर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग एनमरकर। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो किंग एनमरकर था वो अपने एरिया में क्या कर रहा था, अपने साम्राज्य में, अपने महल में, अपने एरिया में एक मंदिर बना रहा था, अपने मंदिर को और सुंदर करना चाहता था। तो अपने मंदिर को और सुंदर करने के लिए उसको दो कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे कि उसको लैपिस लेजुली चाहिए था, है ना। मैंने आपको बताया था लैपिस लेजुली क्या होता है, नीले कलर का पत्थर होता है, बहुत प्रीशियस स्टोन होता है, और उसको कुछ स्टोन्स भी चाहिए थे। तो जो किंग एनमरकर था वो अपने मंदिर को सुंदर कर रहा था अपने एरिया के, और मंदिर को सुंदर करने के लिए उसको लैपिस लेजुली, जो नीले कलर का एक प्रीशियस सा स्टोन होता है, कुछ स्टोन्स उसको चाहिए थे ताकि वो अपने मंदिर को और सुंदर कर सके। तो वो क्या करता है, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो अपने एक मैसेंजर को भेजता है, जो अपना उसका संदेश वाहक होता है, उसको वो एक और किंगडम में भेजता है, अराटा। अराटा वो उसे भेजता है, ठीक है। एनमरकर क्या करता है, उसको अपना मंदिर सुंदर करना है, तो उसको लैपिस लेजुली चाहिए, उसको स्टोन्स की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो अपने मैसेंजर को एक और किंगडम भेजता है, एक और राजा के पास भेजता है, जो कि अराटा शहर का या अराटा किंगडम का राजा था। तो वो अपने मैसेंजर को अराटा भेजता है। तो वो अपने मैसेंजर को कहता है एनमरकर कि भाई तुम जाओ, तुम ये सारी चीज़ें लाओ, और वहाँ से उसके किंग से ये सारी चीज़ें मेरे पास दे आओ। तो फिर वो मैसेंजर जाता है, सुनता है काफ़ी एनमरकर की बात, अच्छे से सुनता है, आगे बढ़ता है। फिर रात में चल रहा है, दिन में चल रहा है, काफ़ी बहुत चल जाता है वो। फिर पहाड़ियाँ चढ़ता है वो, पहले 5 पहाड़ियाँ चलता है, फिर छठी पहाड़ी क्रॉस करता है, 7वीं पहाड़ी क्रॉस करता है।
उसके बाद जब वो मतलब एक हाइट पे आ जाता है ना, तो नीचे एक शहर होता है सूसा। शहर कौन सा होता है? सूसा। तो सूसा शहर के जो लोग होते हैं, वो जब उसको हाय हेलो करते हैं तो बहुत छोटे से लगते हैं, क्योंकि वो इतनी हाइट में पहुंच चुका है। नीचे सूसा शहर आ रहा है, तो जो सूसा शहर के लोग थे वो उसको जब हाय हेलो करते हैं तो बहुत छोटे से वो लोग लगते हैं, जैसे चूहे बोल रहे हो। बहुत चल जाता है बेचारा। फिर फाइनली वो अराटा के पास पहुंचता है। अराटा पहुंचता है तो राजा से बात करता है। वो राजा के पास जाता है, तो जब वो कहता है कि उसको ये चाहिए तो भूल जाता है। एक्चुअली उसको याद नहीं रह पाता, इतना थक जाता है बेचारा चल चल के कि भूल जाता है कि वो क्या लेने आया था। दोबारा एनमरकर के पास जाता है, दोबारा सुन के जाता है अराटा में उस किंग के पास, फिर भूल जाता है। फिर जाता है, फिर किंग के पास जा रहा है, फिर भूल जाता है। फिर फाइनली एनमरकर भी काफ़ी परेशान हो गया है, तो वो क्या करता है, वही क्ले टैबलेट बनाता है, ठीक है, और उसमें लिख देता है कि भाई तुम ये ला जाओ। फिर ये जो मैसेंजर है क्ले टैबलेट लेके जाता है अराटा में। फिर वो उस क्ले टैबलेट को अराटा के किंग के पास दे देता है। तब अराटा का जो किंग होता है, जब वो उस क्ले टैबलेट को देखता है, हालांकि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, फिर भी जब वो क्ले टैबलेट को देखता है तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि देखो वो एनमरकर कितना पढ़ा लिखा है, क्ले टैबलेट बना के दे रहा है। तो ऐसे कर करके ये राइटिंग का मतलब, अब पूरी सच भी नहीं है कहानी, लेकिन हम मान सकते हैं मेसोपोटामियन कल्चर के अनुसार कि ऐसे करके राइटिंग का स्टार्टमेंट हुआ था, ऐसे करके राइटिंग क्या पता शुरू हुई हो। तो ये था राइटिंग की एक कनेक्शन जो कि ट्रेड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना, क्योंकि ट्रेड के लिए तो हो गया था, और आप कह सकते हो कि सिटी लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ऐसा राइटिंग जो है इस पोएम में रिलेट करा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो है राइटिंग क्या पता शुरू हुई हो। और उस ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं एनमरकर की, अराटा के किंग की, उस ज़माने में राइटिंग सुपीरियर होती थी। मतलब जो इंसान पढ़ लिख सकता है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था, और एक मतलब एक कह सकते हो कि सुपीरियरिटी का ये साइन होता था। तो राइटिंग बहुत मुश्किल थी, बहुत कम लोग अशिक्षित होते थे ना, बहुत कम लोग शिक्षित होते थे। तो उस केस में उस ज़माने में मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल का, हाई लेवल की जो स्टेटस है वो राइटिंग को दिया जाता था। मतलब जो लोग पढ़ लिख सकता है, जो इंसान, वो बहुत हाई होता था सोसाइटी में। तो ये हमने आज राइटिंग के बारे में देखा, स्टोरी आपको मैंने बताई है ना, कैसे क्ले टैबलेट वो बना के देता है, फिर वो कैसे इम्प्रेस कर देता है बाकी रूलर्स को, कैसे राइटिंग एक सुपीरियर मानी जाती है ना, सुपीरियरिटी का एक सिंबल होता है। तो सारी चीज़ें हमने राइटिंग के एस्पेक्ट्स को देखा। अब हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।